हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत हो रही है। वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी हिस्ट्री मेजर 2 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप इस पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और चैनल में आप नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूजी पीजी के सारे सेमेस्टर्स का सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में ये वाला हो गया था, भारत में तुर्क शासन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बलबन हो गया था। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हो गया, धर्म एवं संस्कृति के बारे में हो गया, बाबर विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में हो गया। ठीक है, हुमायूं के बारे में हो गया, शेरशाह के बारे में आप ही पढ़ाएंगे। ठीक है, शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो चलते हैं शेरशाह वाले में। तो शेरशाह वाले में आ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग को अगर ये PDF चाहिए या फिर इसका सारा टेस्ट वगैरह जो मीटिंग वगैरह जितना भी इसका मतलब है नोट्स वगैरह सारा चाहिए, तो आप लोग को CSR के प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन जरूर से हो जाना। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं CSR प्राइवेट ग्रुप। इसके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगा, सबसे पहला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आप लोग जान पाइएगा। मेजर के लिए अलग है, कॉमन कोर्सेज के लिए भी अलग है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए शेरशाह कौन था, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, विजय एवं प्रशासन के बारे में जानेंगे इसमें। ठीक है, अब शेरशाह का उदय कब होता है तो देखते हैं। शेरशाह के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ अधिक नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, उसका मूल नाम फरीद था। उसका मूल नाम क्या था? फरीद था। और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। अपने पिता की जागीर संभालते हुए फरीद ने ठोस प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। इब्राहिम लोदी की हार और मौत के बाद तथा अफगानों में फैली अफरा तफरी के कारण वह सबसे महत्वपूर्ण अफगान सरदारों में से एक के रूप में उभरा। ठीक है, उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। जब एक शेर मारा था वो, तो उसका जो था संरक्षक, उसका नाम क्या दिया? शेर खान दिया। शेर खान बिहार के शाह का दाहिना हाथ और बिहार का वास्तविक शासक बनकर उभरा। बिहार का शासक तो उसका बस नाम ही का स्वामी था। ये बातें बाबर की मृत्यु से पहले की है। ठीक है, बाबर की मृत्यु से पहले की है ये सारा बात। ठीक है, अनेक धनी विधवाओं से विवाह शेर खान के उदय में सहायक रहा। ये जो शेरशाह ये क्या किया? अनेक विधवाओं से शादी कर लिया था। मसलन लाह मल्लिका का पति चुनार के किले का कमांडर था, और जब मरा तो किला और उसकी संपत्ति उसकी विधवा के हाथों में आ गई, जिसे अब सहायता और संरक्षण की आवश्यकता थी। शेर खान ने उससे विवाह कर लिया। देखिए सुन, इसका कितना नीयत खराब था। ठीक है, लेकिन नीयत खराब होने से क्या होगा, इसका साम्राज्य का जो बढ़ाने का तरीका था वो बहुत अजीब टाइप का था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, जिसका कोई पति मर गया, जैसे कि कोई शासक था, उसका पति मर गया, उसकी पत्नी जिंदा है, तो उसकी पत्नी जिंदा है तो उसकी पत्नी से शादी कर लिया ये, और उसका जो राज्य था वो ये ले लिया। ठीक है, ये नियम कर रहा था ये। ठीक है, इसी तरह उसने गाजीपुर के नसीर खान रिहानी की संतानहीन विधवा और मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ की विधवा से विवाह किया। एक से करता तो चलता, जितने भी इनके नज़र में मिले सारे विधवाओं से शादी यही कर लिए। ठीक है, पता नहीं क्यों इसको बढ़िया लगा। ठीक है, शेर खान तब 40 वर्ष से थोड़ा सा ही ऊपर था। ये जो था उस समय 40 वर्ष से थोड़ा ऊपर था। ठीक है, बिहार के शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राज्य के मामले उसकी विधवा दुद्दू के हाथों में आ गए। ठीक है, बिहार के शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गया, उसके बाद उसकी राज्य की विधवा थी दुद्दू, उसके हाथ में आ गए। एक नाबालिग बेटे को नियुक्त तो किया गया, पर जल्द ही राज्य के सारे मामले शेर खान के हाथों में आ गए, तो उसका भी जो है शेर खान उससे भी शादी कर लिया, जिसे दुद्दू का पूरा विश्वास प्राप्त था। ठीक है, बिहार पर बंगाल के शासक नुसरत शाह के अनेक हमलों के बाद शेर खान ने बिहार अफगानों को अपनी ओर मिलाकर जवाबी कार्रवाई की, और 1534 में बंगाल के शासक को सूरजगढ़ की लड़ाई में करारी मात दी। जल्द ही उसने अपने आप को बंगाल का लगभग स्वामी जैसा बना लिया। तो ये शेर खान का जो नियम था बहुत ही अजीब टाइप का था, जिसके कारण हर जगह का मतलब वो शासक बनता ही जा रहा था। इस तरह शेर खान का उदय कोई अकस्मात नहीं हुआ। अब वह वही मामूली सरदार नहीं था जिसे हुमायूं ने चुनार में घेरा था और मुगलों की अधिराजी मानने के लिए मजबूर कर दिया था। अब वह बिहार का और बंगाल का भी स्वामी था, और उसके पास भारी संसाधन थे, जिनके बूते पर उसने हुमायूं को हराया। लेकिन शेर खान के अपने सैन्य कौशल के बिना यह संभव भी नहीं होता। ठीक है, इसके सेना के पास बहुत बढ़िया कौशल भी था, एक्सपीरियंस था। ठीक है, जिसके कारण ही हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। अब देखते हैं शेरशाह और सूर साम्राज्य का क्या होता है। ठीक है, तो शेरशाह दिल्ली के तख्त पर कोई 54 वर्ष की आयु में बैठा था।
शेरशाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन किया। जो तुगलक का था, तुगलकों का शासन जब चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य था उस समय, ठीक है, और बड़ी शक्तिशाली था वो। तो उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर को छोड़कर सिंध तक फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को जीता। मालवा तब कमज़ोर और अस्त व्यस्त था तथा प्रतिरोध करने की हालत में नहीं था। मालवा की मुहिम के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो शेरशाह के नाम पर कलंक है। चंदेरी की शक्तिशाली दुर्ग के रक्षक पूरनमल ने सुरक्षित निकल जाने के पक्के वादे पर किला खाली कर दिया, लेकिन उस पर उसके 1000 राजपूतों के दल पर और उनके परिवारों पर किले के बाहर धोखे से हमला किया गया। तो इनका जो है हमला वगैरह चल ही रहा था, ठीक है, चंदेरी का युद्ध के टाइम। उलमाओं फतवा दिया कि काफिरों से मतलब कि ये ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। आगे देखते हैं। राजस्थान की स्थिति मालवा से भिन्न थी। मारवाड़ का राजा मालदेव जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान पर अपना नियंत्रण जमा चुका था। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए शेरशाह का योगदान, क्या योगदान रहता है अपने साम्राज्य के प्रति, देश के प्रति और हम लोग के प्रति, ठीक है। सूर्य साम्राज्य का कई अर्थों में दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष कहा जा सकता है, जिसमें बाबर और हुमायूं का आगमन उस सातत्य में एक विघ्न मात्र ही कहा जा सकता है, ठीक है। साम्राज्य के कोने कोने में कानून और व्यवस्था की पुनर्स्थापना शेरशाह के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। उसने डाकुओं और रहजनों का सख्ती से दमन किया और उन जमींदारों का भी जिन्होंने मालगुजारी देने से या सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। शेरशाह के इतिहासकार अब्बास खान सखानी या सरवानी का कथन है कि जमींदार इस कदर डर गए कि उनमें से कोई भी उसके खिलाफ बगावत का परचम उठाने या अपने इलाकों से गुजर रहे यात्रियों को सताने का साहस नहीं कर सकता था। मतलब कि इनसे सारे लोग डरते थे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इनसे सारे लोग डरते थे, उतना ज़्यादा योगदान वगैरह हुआ नहीं, ठीक है। बाकी सारा ठीक ही किए। ये भी सरायों के इर्द गिर्द गाँव बसाने के प्रयास किए गए और जैसे कि इसमें बसाए गए शराबों के खर्च के लिए ज़मीनें अलग कर दी गई। हर सराय एक शाहाना हाकिम के अधीन अनेक पहरेदार होते थे। कहते हैं कि शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। इनमें से कुछ आज भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वे कितनी मजबूत थी। उसकी सड़कों और मतलब ये योगदान किया है कौन, क्या, शेरशाह, ठीक है। साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया, उनसे देश में व्यापार एवं वाणिज्य में तेजी आई। तो लिखना क्या है कि उनके द्वारा बनाई गई साम्राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य में जो तेजी आई थी उन्हीं के कारण आई थी, ठीक है। मंडियों कस्बों में परिवर्तित हो गई है, ठीक है, और जहां किसान अपनी उपज बेचने के लिए आया करते थे, इन सरायों का उपयोग डाक चौकियों के रूप में भी किया जाने लगा। इन डाक चौकियों के गठन का वर्णन पहले के एक अध्याय में किया जा चुका है। इनकी सहायता से शेरशाह अपने विशाल साम्राज्य के घटनाक्रमों की जानकारी रखता था। तो अरे ये जो है ये रखते थे, उनका जानकारी भी रखते थे, ठीक है। अब देखिए व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए शेरशाह ने दूसरे सुधार भी किए। उसके पूरे साम्राज्य में मालों पर शुल्क केवल 2 स्थानों पर लगता था। बंगाल में पैदा या बाहर से आयातित माल पर सीमा शुल्क बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित सकरी गली में लिया जाता था तथा पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले मालों पर सिंधु नदी के किनारे कहीं भी दूसरी जगह सड़कों और नावों पर या नगरों में सीमा शुल्क लेने की अनुमति किसी को नहीं थी। दूसरी बार शुल्क मालों की बिक्री के समय देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स ये जो है सो हो गया इसका बात, किसका बात, व्यापार का बात, ठीक है। और आगे भी आप लोग पढ़ सकते हैं ये PDF लेके, ठीक है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का अकबर है, ठीक है। तो देखते हैं कि वीडियो लंबा तो नहीं ना हुआ है, नहीं लंबा नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं कि कितना लंबा है, तो थोड़ा सा ये तो देखते हैं फ्रेंड्स। अकबर की धार्मिक नीति, पहला है तो अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल। तो ये जो है इसमें धार्मिक नीति किस प्रकार से रही अकबर का, इसके बारे में सुन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरा बढ़िया समझाएंगे सुन, ठीक है। इस वीडियो में इतना है, ठीक है। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा सुन, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UGPG सारे सेमेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।